हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम जहांगीर के बारे में चर्चा करेंगे और आप लोगों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग सब्सक्राइब कर लें। तो शुरू करते हैं। जहांगीर इनका जन्म हुआ था 1569 में। 1569 में इनका जन्म हुआ था। बहुत आसानी से जन्म ही नहीं ले रहे थे। तब अकबर महोदय को कई दरबार, संत, पीर का दरवाज़ा इन्होंने खटखटाया। तब जा कर के चिश्ती सिलसिला के एक संत थे, शेख सलीम चिश्ती। जब इन्होंने आशीर्वाद दिया इनके माताजी को, तब ये पैदा हुए। और जब ये पैदा हुए तब अकबर इनको शेखू बाबा, जहांगीर को शेखू बाबा, सलीम तो नाम ही रखा गया था, मूल नाम इनका सलीम था। जहांगीर के नाम से इन्होंने राज्याभिषेक करवाया था। सलीम यानी शेख सलीम इनका जो नाम था संत महोदय का, उन्हीं के नाम पर इन्हें शेखू बाबा और सलीम अकबर कहते थे। जब अकबर का मृत्यु हुआ तब राज्याभिषेक के लिए जहांगीर को थोड़ा बहुत षड्यंत्रों का सामना करना पड़ा। मृत्यु शैया पे पड़े हुए थे अकबर जहांगीर को पसंद नहीं करते थे। जहांगीर का एक लड़का था खुसरो, ये राजा मान सिंह का भांजा था और मिर्जा अजीज कोका इनका दामाद था और जहांगीर का बड़ा पुत्र था। खुसरो बहुत योग्य था, शांत था और अकबर के सारे गुण इसमें निहित थे। लेकिन जो कि जहांगीर स्वयं महत्वाकांक्षी था, तो वह अपने पिता अकबर के खिलाफ ही विद्रोह कर दिया। जब विद्रोह कर दिए तो अकबर ने खुसरो को अपना उत्तराधिकारी बनाए जाने की बात सोचने लगा और इसमें आग में घी डालने लगे राजा मान सिंह और राजा मिर्जा अजीज कोका। ये दोनों हिंदू राजा थे। एक तरफ मान सिंह की बहन मानबाई के गर्भ से इन्होंने जन्म लिया था और दूसरी तरफ मिर्जा अजीज कोका ने अपनी पुत्री का विवाह खुसरो से कर दिया था। ये दोनों चाहते थे कि खुसरो जो है बादशाह बने, जहांगीर न बने। लेकिन परिस्थितियां ऐसी होती चली गईं कि खुसरो बात को समझ नहीं पाए और एक अफगान व्यक्ति, तुर्की था, जहांगीर का बहुत खास था और उसके वजह से ये खेल पलट गया। जब अकबर सैया पे पड़े हुए थे, अकबर सरसैया पे पड़े हुए थे, मृत्यु सैया कह सकते हो, मृत्यु सैया पे पड़े हुए थे, उनका मृत्यु होने वाला था 1-2 दिन में, तब जहांगीर पहुंचते हैं अपने पिता के पास और हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं। पिताश्री, आपके होते हुए आपका बेटा गलती करे तो आपने बहुत बार माफ़ किया है, एक और बार माफ़ नहीं कर सकते। मेरे वालिद
जाते जाते मेरे ऊपर क्यों कलंक लगाना चाहते हैं। इतना सुनते ही कहा जाता है जब बाप वृद्ध हो जाता है तो बच्चे का पुत्र की सारी गलतियों को माफ़ कर देता है। अकबर ने भी वही किया। अकबर ने जहांगीर की सारी गलतियों को माफ़ कर दिया और अपना उत्तराधिकारी बनाया। जब जहांगीर को उत्तराधिकारी बना दिया गया और फिर अकबर का मृत्यु हो गया, अब राजा मान सिंह और राजा मिर्ज़ा अजीज़ कोका सदमे में आ गए। इनको लगा कि अब हम लोगों के साथ अन्याय होने वाला है, लेकिन ये भूल गए थे कि जहांगीर भी अकबर का पुत्र है, उसे भी राजनीति का आधार पता है। कई अभियानों को इसने सफलतापूर्वक सुनिश्चित किया था। इसने इन दोनों को माफ़ कर दिया, मान सिंह को माफ़ कर दिया, मिर्ज़ा अजीज़ कोका को माफ़ कर दिया, लेकिन क्या खुसरो को माफ़ किया? तो अभी खुसरो से इसको केवल जलन है। खुद का पुत्र है लेकिन नफरत करने लगा और खुसरो को कैद खाने में डलवा दिया। क्योंकि जहांगीर को जनता नहीं पसंद करती थी, जनता पसंद करती थी खुसरो को। आला अफसर पसंद करते थे खुसरो को। सैनिक गुटों में ज़्यादातर सम्मान था खुसरो का, क्योंकि खुसरो एक उदारवादी प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। खुसरो के अंदर वो समस्त गुण विद्यमान थे जो अकबर के अंदर थे। हिंदुओं का सम्मान करना, मुसलमानों का सम्मान करना, संतों का सम्मान करना, विद्वानों का सम्मान करना और यहाँ तक कि धार्मिक नीति के तहत किसी के धर्म के आहत नहीं करना, ये खुसरो की प्रवृत्ति थी। और सबसे बड़े सैन्य कुशल भी थे ये। तो इसमें लाजमी था कि जनता इनका साथ दे। लेकिन पुत्र मोह समय पे आ जाता है और जहांगीर जब शासक बनते हैं, बादशाह बन जाते हैं, तो खुसरो को कैद हो जाता है। अभी यहाँ तक खुसरो को समझिए, फिर भी मैं जब खुसरो विद्रोह बताऊंगा तब इसके आगे की कहानी बताऊंगा। इतिहास क्या है? इतिहास वर्तमान का बीता हुआ कल जो भविष्य का निर्माण करता है, वही इतिहास है। इतिहास एक कहानी ही है। उस कहानी को कहानी की भाषा समझिए और अपने एग्ज़ाम के ओरिएंटेड तैयारी करते रहिए। इतिहास बहुत आसान सब्जेक्ट है, बहुत प्यारा है। अब जहांगीर को जब उत्तराधिकारी बनाया गया तो जहांगीर के गुट में उत्साह का माहौल तो था, लेकिन जहांगीर खुश नहीं थे। यानी सलीम बाबा, शेखू बाबा खुश नहीं थे। क्यों? क्योंकि अपने पिता की जिस उदारता को उन्होंने देखा, इससे वो काफी क्षुब्ध थे कि मैंने अपने वालिद के खिलाफ विद्रोह क्यों किया। ये इलाहाबाद में विद्रोह करके इलाहाबाद में स्वयं बादशाह बन गए थे। अपने पिता के खिलाफ अपने को अलग कर लिए थे। तो इतना क्षुब्ध हुए कि जब इनको राज्याभिषेक के लिए पूरा तामझाम बनाना पड़ा, इन्होंने मना कर दिया। इन्होंने कहा कि राज्याभिषेक के लिए किसी भी उत्सव की आवश्यकता नहीं है। आपके तो बादशाह गए हैं, हमारे तो पूरा ज़िंदगी हमारे वालिद ख़त्म हो गए, हमारे मार्गदर्शक चले गए, हम उनके अभी अर्थी उठा करके आए हैं और हम उत्सव मनाएं, नहीं होगा। इन्होंने स्वयं शाही मुकुट अपने सर पर रख लिया, अपने ही हाथ से। अपने हाथ से अपने सर पर रख लिया और घोषणा कर दिया
कि ना कोई उत्सव होगा, ना कोई जश्न मनाया जाएगा। और इन्होंने कहा कि मेरे वालिद, हाँ मैंने कल के क्लास में दोस्तों बताया था कि अकबर का जन्म दिवस जो है बृहस्पतिवार को है। नहीं, बृहस्पतिवार को वो स्पेशली मानते थे क्योंकि बृहस्पतिवार का कुछ ऐसा संयोग था। हुमायूं, इनके पिता अकबर के 7 जो दिन थे, 7 दिन ज्योतिष का कहा मान करके नए नए कपड़े पहनते थे। और बृहस्पतिवार को माना जाता है ऐसा कि ये विष्णु के काफ़ी करीब माने जाते हैं, जो कि अब एक मुस्लिम शासक हैं तो इतिहासकार लिखने में हिचकिचाते हैं। लेकिन आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव, इन्होंने अपने पुस्तक में लिखा है कि अकबर जो कि हिंदू प्रवृत्ति का था, लेकिन मुस्लिम शासक होने के नाते वह हिंदुत्व को स्वीकार नहीं कर सका, लेकिन हिंदुत्व के आसपास ही घूमता रहा। आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव के पुस्तक में लिखी गई ये बात है। तो बृहस्पतिवार को इसलिए वो मानता था। अकबर का अकबर का जो जन्म दिवस था वो रविवार को होता था। और बृहस्पतिवार के दिन, इस पवित्र दिन के वजह से जहांगीर अपना राज्याभिषेक भी बृहस्पतिवार को ही करवाएंगे। और इन दोनों दिन के लिए जब जहांगीर शासक बन जाते हैं तो 12 अध्यादेश जारी करते हैं और उसे कहा जाता है आईन जहांगीरी। तो हम इस पर भी चर्चा करते हैं। जहांगीर ने कई विवाह किया और जहांगीर थोड़ा महत्वाकांक्षी तो था ही, लेकिन जब उसके पिता ने उसे माफ़ कर दिया तब इसकी जो कुछ अलग प्रवृत्ति थी वो भी उदारता में बदल गई। इसने सोचा कि इतने बड़े साम्राज्य को खड़ा करने वाला व्यक्ति जिसका इतना ताना बाना है और मैं नादानी में आकर के विद्रोह कर दिया, उन्होंने मुझे क्षणिक माफ़ कर दिया। और यही प्रवृत्ति जब खुसरो को ये कैद खाने में डालेंगे और इनके अपने पुत्र की दोनों आँखों को ये अंधा करवा देंगे, लेकिन बाद में जब एक समय आएगा ये वृद्धावस्था में बढ़ने लगेंगे, तब खुसरो के प्रति प्रेम जगेगा और इनकी आँखें अच्छी कराने के लिए हबीब साहब करके एक चिकित्सक हैं फारस के, उनको बुलवाएंगे और बुलवाने के बाद इनके आंखें अच्छी करवाएंगे, लेकिन तब इनके भाइयों में दुश्मनी पैदा हो जाएगी। तो एक कहानी की भांति है, बहुत अच्छा चैप्टर है ये। जहांगीर ने पहला विवाह तो किया मानबाई से। ये राजा भगवान दास की पुत्री थी और राजा मान सिंह की बहन थी। जहांगीर ने इनको शाह बेगम का पद दिया था। कहा जाता है मानबाई इतनी सुंदर थी कि जहांगीर जब तक मानबाई थी, जहांगीर कभी कहीं नहीं गए। वो सिंहासन भी जाते थे तो मानबाई के हाथ से इनका कुछ तिलक उलक का अपना प्रावधान था जो अकबर का दिखाया गया है, करके ही जाते थे। लेकिन जब खुसरो ने विद्रोह कर दिया 1606 में, तो ये इतना क्षुब्ध हुई क्योंकि खुसरो को मानबाई ने ही शिक्षा दीक्षा दिया था और खुसरो बहुत योग्य था। कोई भी ये मानने को तैयार नहीं था कि खुसरो विद्रोह करेगा, इतना ज्ञानी आदमी। लेकिन कारण ये था विद्रोह करने का कि खुसरो ही तो बादशाह बनने वाला था। और ये बादशाह जब किसी को बड़े पद की लालसा हो और मिलने भी वाला हो, लेकिन वह पद किसी और के हाथ में चली जाए, तो वह व्यक्ति उससे नीचे अपने आप को नहीं आंकता, क्योंकि वो तो बनने वाला था। और ये प्रवृत्ति खुसरो को विद्रोह करने के लिए जो है उकसाया। जब इन्होंने विद्रोह किया खुसरो ने, और विद्रोह किस तरह से किए, अभी मैंने बताया था कि ये कैद खाना में बंद थे। अब किसी तरह से ये कैद से भागने में कामयाब रहे। अब भागे किस तरह से? इन्होंने कहा मैं अपने दादा जान का कब्र का दर्शन करने जा रहा हूँ। और ये कहते हुए ये आ गए और उसके बाद ये भाग गए उत्तर पश्चिम में। उत्तर पश्चिम में जाने के बाद इनके साथ में कई अलग अलग टुकड़ियों ने
इनका समर्थन देने के लिए जहांगीर का साथ छोड़ करके इनके पास आ गई, क्योंकि लोगों को भी पता था कि खुसरो काफ़ी योग्य और शक्तिशाली है, बहादुर है, हो सकता है कहीं बादशाह न बन जाए। तो इन लोगों ने साथ देना प्रारंभ कर दिया। जहांगीर ने जिसे एक दो लोगों को भेजा उसे खुसरो ने पराजित कर दिया। उसके बाद खुसरो पहुंचते हैं पंजाब में, जहां सिख के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव से मुलाकात करते हैं और गुरु अर्जुन देव क्या करते हैं कि इनको आशीर्वाद देते हैं। और आशीर्वाद देकर के रुके नहीं, पता नहीं कौन सा इनके अंदर गुरु सवार था, 5,000 रुपया भी दिए कि लो जाओ है वो मस्त, तुम बादशाह बनो, हमारा आशीर्वाद है। और ये बात जहांगीर को पता चल गई। तो जहांगीर ने पहले इनसे निपटना नहीं उचित समझा, पहले अपने पुत्र से निपटना समझा और स्वयं जो है इसका नेतृत्व करना शुरू कर दिए। जैसे ही जहांगीर अपनी सेना को लेकर के पहुंचते हैं और खुसरो से युद्ध होता है, खुसरो को बंदी बना लिया जाता है और इनके सहयोगियों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। और खुसरो को जब बंदी बना लिया जाता है उसके बाद जहांगीर पहुंचते हैं गुरु अर्जुन देव के पास। कहते हैं गुरुदेव, आपके आशीर्वाद में तो ताकत नहीं हो, मैंने देख लिया, लेकिन क्या पता आपके पैसे में ताकत हो। तो 5,000 आपने दिया था मेरे पुत्र को, अब 2 लाख हमको भी दे दो। गुरु अर्जुन देव ने कहा कि मतलब कहना क्या चाहते हो, हम 2 लाख रुपया कहाँ से लाएंगे, हमारे पास नहीं है। तो बोले तो 5,000 काहे दिए, आपने 5,000 उनको दिया है, 2 लाख हमको भी दो। अब जब कि 2 लाख ये नहीं दे पाए तो इनको मौत के घाट उतार दिया गया। यानी कि गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने मौत के घाट उतार दिया और यह विद्रोह दबा दिया गया। आगे चल करके खुसरो की दोनों आंखें निकलवा ली गई, आंखों में सोल डलवा दिया गया। सोल का मतलब होता है एक सरिया होता है नुकीला टाइप का इसे, और ये सरिया लाल करके बस दोनों आंखों में डाल दिया जाता है। तो वही काम खुसरो के साथ जहांगीर ने करवाया था। लेकिन कुछ समय के पश्चात समय बढ़ता गया और माना जाता है कि एक समय ऐसा आया कि जहांगीर भी अपने पुत्र मोह में आ गया और जा करके खुसरो से कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने अपने पुत्र के साथ ही अन्याय कर दिया। और फिर एक चिकित्सक को बुलाया गया फारस से, हबीब को, और उन्होंने इनकी एक आंखें अच्छी कर ली। अब जैसे ही एक आंख खुसरो की अच्छी हो जाती है और उधर खुर्रम जो दूसरा पुत्र था, जो आगे चल के शाहजहां बनेगा, इसको ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। अब जो कि एक तो बादशाह के खिलाफ जा नहीं सकता था, अब इसको डर सताने लगा कि कहीं खुसरो बादशाह बन न जाए। तो ये अपने पिता के पास जाता है और कहता है कि वालिद साहब या बादशाह आलम, हम दक्षिण के अभियान पे जा रहे हैं, हम चाहते हैं हमारे बड़े भ्राता इतने सालों के बाद दर्शन करने के योग्य हुए हैं, तो ये हमारे साथ युद्ध के मैदान पर चलें और वहाँ का नज़ारा देख करके थोड़ा सा आनंद ले लें। ये बातें सुन करके जहांगीर बहुत खुश हुए। अच्छा, अभी नूरजहां भी इनके पक्ष में है, इसलिए खुर्रम कुछ भी कहते हैं तो इनकी बात को माना जाता है। अब जहांगीर ने कहा, अरे बिल्कुल ले जाइए, आपके भाई हैं। इनको लगा भाइयों में कितना प्रेम है, लेकिन ये समझ नहीं सके कि ये कपटी अभी कुछ करने वाला है। ये ले जा करके वही खुसरो को मार करके, कत्ल करके और दक्षिण में ही दफन कर देता है। इस बात से जहांगीर बहुत दुखी होता है, लेकिन दुखी होना लाजिमी है, भाई पुत्र है, उसके बाद क्या कर लेंगे, कुछ नहीं कर पाए। यानी कि खुसरो ने जो विद्रोह किया, उनकी कहानी यहाँ तक समाप्त हुआ और खुर्रम
इनको मार करके अपना रास्ता साफ कर दिए। लेकिन क्या इनका रास्ता आसान होगा? नहीं। अभी शहरयार एक हैं और परवेज हैं, दो पुत्र अभी जहांगीर के और हैं, लेकिन इनको चर्चा इसके बाद होगी। अब खुसरो का विद्रोह तो हो गया, राज्याभिषेक हो गया, खुसरो का विद्रोह हो गया, और इन्होंने जो विवाह किया, मानबाई ने आत्महत्या कर लिया। जब खुसरो के विद्रोह से इतना क्षुब्ध हुई कि आत्महत्या कर ली। जब आत्महत्या कर ली तो जहांगीर के जो हर्रम है, हर्रम बोला जाता है बादशाह की रानियों का स्थान। लगभग माना जाता है कि 500 के आसपास औरतें जहांगीर के हर्रम में थीं, लेकिन इसमें से कोई भी मानबाई कितना सुंदर नहीं था। अब मानबाई ने तो आत्महत्या कर लिया, क्या कर सकता है कोई। उसके बाद में अली कुली बेग की विधवा मेहरुन्निसा से विवाह कर लेते हैं 1611 में। अब मेहरुन्निसा अली कुली बेग की विधवा थी। अली कुली बेग क्या थे? अली कुली बेग जहांगीर के अंगरक्षक थे। जब बादशाह अकबर शासक थे तब अपने पुत्रों के अंगरक्षक नियुक्त किए जाते हैं, जो कि हर कोई राजा बादशाह सब कोई करता है, राजकुमार का। तो अली कुली बेग को जो है अंगरक्षक नियुक्त किया गया था, और अली कुली बेग बिना हथियार के एक हाथ से शेर को मार दिए थे, और इससे ये जहांगीर काफ़ी खुश हुए थे। लेकिन जहांगीर ने अभी तक इनकी पत्नी को देखा नहीं था। लेकिन कहा जाता है कि एक ऐसे ही उत्सव के दौरान, माना जाता है कि जहांगीर बादशाह नहीं था तब इसने देखा था कि अली कुली बेग की जो बीवी हैं मेहरुन्निसा, वो काफ़ी सुंदर हैं, और इनकी सुंदरता को देख करके जहांगीर काफ़ी प्रभावित हुआ। जब जहांगीर प्रभावित हुआ, लेकिन अभी कुछ कर नहीं सकता था। जब यह शासक बन गया तो शासक बनने के बाद में बंगाल के अभियान के समय, बंगाल में विद्रोह हुआ था, और वहाँ के अभियान के समय में ही अली कुली बेग को मरवा दिया। अपने ही, जब वहाँ अभियान सफल हुआ तो अपने ही किसी एक जो है व्यक्ति के द्वारा इन्होंने अली कुली बेग को मरवा दिया, और इनकी विधवा मेहरुन्निसा को अपनी माता मरियम के सेवा में नियुक्त कर दिया। और मेहरुन्निसा की एक छोटी सी पुत्री थी, उसे भी, छोटी क्या जो भी रही हो, पुत्री थी, छोटी थी कि बड़ी थी, ये खुद ही भी छोटी थी, तो उनको जो है दोनों को बुला लिया और मेहरुन्निसा को अपने माता मरियम की सेवा में नियुक्त कर दिया। लेकिन मेहरुन्निसा भी कम नहीं थी। ये सभी जितनी मुस्लिम महिलाएं थीं उसमें सबसे योग्य थी, पढ़ी लिखी थी, शस्त्र विद्या जानती थी, कूटनीति विद्या जानती थी, यानी एक योग्य महिला थी। और ये सब जानकारी धीरे धीरे जहांगीर को हो गया था। अब तत्काल मरवा करके तो शादी कर नहीं सकते थे, तो सोचे कि साल 2 साल तो रहने दे सेवा में। उसके बाद में जब 1611 में मेहरुन्निसा से विवाह कर लेते हैं, और विवाह करने के बाद मेहरुन्निसा की जो अली कुली बेग के से उत्पन्न पुत्री थी, अपने एक पुत्र के साथ विवाह कर देते हैं आगे चल करके। मेहरुन्निसा को नूरजहां की उपाधि देते हैं। मेहरुन्निसा को नूरजहां की उपाधि देते हैं, और यही नूरजहां सबसे ताकतवर महिला और जहांगीर पर राज करके पूरे साम्राज्य पे आधिपत्य जमाने वाली महिला साबित होंगी।
और इन्होंने क्या किया, हाँ इन्होंने जो भी कुछ किया, अभी शादी किया। पहले जहांगीर के 12 अध्यादेश आपको बता दें। जहांगीर ने 12 अध्यादेश में बताया कि बृहस्पतिवार को और रविवार को हत्या नहीं होगा, मतलब पशु हत्या नहीं होगा। बृहस्पतिवार को जहांगीर का राज्याभिषेक का दिन है और रविवार अकबर के जन्म दिवस था, यानी कि इस दिन पशु हत्या पे रोक, किसी के साथ कोई बदतमीजी नहीं होगा, कर व्यवस्था आसान कराया गया। और जो नीति अकबर ने बना के रखी थी उस नीति पे अमल करते हुए ये आगे बढ़ते चले गए। राजपूतों के साथ अच्छे संबंध इन्होंने बना के रखे और ये जो इनका घोषणा पत्र था इसे आईने जहांगीरी के नाम से जाना गया था। अब नूरजहां गुट और जनता गुट क्या, जब इन्होंने विवाह कर लिया, नूरजहां ने विवाह करने, इसे नूरजहां गुट के नाम से या जनता गुट के नाम से जाना जाता है। इसे माना जाता है कि 1611 से 1622 तक, क्योंकि नूरजहां के काल को 2 भागों में बांटा गया। उसके बाद में 1622 से 1626 का एक अलग होगा जिसमें नूरजहां काफ़ी परेशान रहेंगी। अभी इसमें क्या है, 11 से 22 में 2 महत्वाकांक्षी एक साथ हैं, नूरजहां और जहांगीर का पुत्र खुर्रम। लेकिन अब खुर्रम बादशाह बनना चाहेंगे, लेकिन नूरजहां चाहेंगी कि जो उनकी पुत्री अली कुली बेग से उत्पन्न हुई थी, इन्होंने उसका विवाह जो है शहरयार से कर दिया था, जहांगीर के दूसरे पुत्र से। ये चाहती थी कि बादशाह ये बने क्योंकि ये बेवकूफ़ था और इसको बादशाह बना के राज करती। और ये बात खुर्रम को गंवार नहीं थी क्योंकि इसने अपने खुसरो भाई को मारा था और फिर ये किस खेत की मूली हैं, इनको ही मार देगा। लेकिन अब यहाँ पे आगे चल करके फिलहाल अभी दोनों एक साथ हैं, ये 22 तक, इसको समझिए। इसे नूरजहां गुट या जनता गुट के नाम से जाना जाता है। जब नूरजहां ने विवाह कर लिया, और इसने विवाह ही इसीलिए किया था, एक तो योग्य थी, दूसरी बात में अब इसका पति रह नहीं गया था और ये शासन की महत्वाकांक्षी बहुत पहले से थी। तो नूरजहां ने कहा, जैसे आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी गैंग साहब वासेपुर, उसमें कहते हैं ये माँ का बदला, बाप का बदला, भाई का बदला, सबका बदला लेगा तेरा फैजल। तो नूरजहां ने कहा अपने पिता से, पिता को सर्विस देगा, माँ को सर्विस देगा, भाई को सर्विस देगा तेरा बेटी नूरजहां मेहरुनिसा। तो इन्होंने क्या किया, अपना और अपने पिता गयास बेग, जिसे जहांगीर ने एतमादुद्दौला की उपाधि दिया, इनकी माता असमत बेगम, इनका भाई यासफ खां और एकमात्र पुत्र खुर्रम इस गुट में शामिल था। और यह गुट पे नूरजहां ने ऐसा पर्दा डाला जहांगीर के ऊपर कि जहांगीर ने कहा, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, एक सेर शराब, एक सेर शराब और आधा सेर मांस। आधा सेर मांस, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए, इसमें मैं आनंदित हो जाता हूं, बस नूरजहां मेरे सामने होनी चाहिए। होता ही है भैया, प्रेम ही ऐसा चीज़ है। कुछ लोग समझें तब ना, तो समझें। नूरजहां ने समझा, तो नूरजहां ने ऐसा समझा इनके प्रेम को, ये कहे ठीक है बादशाह आलम, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मेरी छवि, मेरी पूरा तस्वीर तुम्हारे सामने रहेगा, बस एक काम करना, मुझे राजनीति में शासन मुझे करने देना।
एक दिन नूरजहां ने कहा जहांगीर से, बादशाह आलम बोले, बोलिए प्रिय। कहा कि मुझे अपने सिक्कों के साथ, अपने नाम के साथ मेरा भी नाम लिखवाइए। बोले ठीक। सिक्कों पे नाम लिखना शुरू हो गया। दूसरे दिन बोली बादशाह आलम, बोले बोलिए महारानी। बोली आप झरोखा दर्शन पे जब जाते हैं जनता बड़ी इज्जत करती है, आप मुझे भी ले चलिए। झरोखा दर्शन में भी जाने लगी। इन्होंने कहा, बादशाह अगले दिन फिर कहा होगा, मतलब 2-4 दिन पे अंतर पे कहा होगा। कहा बादशाह आलम, बोली बोलिए। कहीं हम चाहते हैं कि कहीं पे किसी को शासन या नेतृत्व के लिए, युद्ध के लिए भेजा जाए तो उसका जो नेतृत्व करता हो हम निर्धारित करें। उन्होंने कहा ठीक, इसमें भी है मस्त। अब जब सब कुछ इनके हाथ में दे दिया तब इनके पास क्या बचा? इनके पास बचा केवल नाम मात्र का शासन, और शासक बन गई नूरजहां। यानी जो ये 11 साल नूरजहां ने चलाया, नूरजहां गुट और जनता गुट, उन्होंने सोचा था कि हम खुर्रम को अपने पक्ष में कर लेंगे। लेकिन एक समय ऐसा आया कि खुर्रम ने विद्रोह कर दिया 1622 में। सब अच्छा चल रहा था, नूरजहां खुश थी, उनकी पुत्री खुश थी, उनकी माता असमत बेगम तो इतना खुश थी कि खुश होते बैठे बैठे बस गुलाब से इत्र बना दी। इनको गुलाब से बहुत प्रेम था। गुलाब से इत्र बनाने का आविष्कार के रूप में असमत बेगम को जाना जाता है, और असमत बेगम ने नूरजहां मेहरुन्निसा को भी इस कला को सिखाया था। यानी आविष्कार के रूप में गुलाब से इत्र या सेंट निकालने की जो कला है वो नूरजहां और असमत बेगम को संयुक्त रूप से आविष्कारक माना जाता है। लेकिन असमत बेगम को अगर दोनों एग्जाम में आ जाएं तो असमत बेगम लगाइएगा, क्योंकि असमत बेगम गुलाब से इत्र बनाई थी। इनकी खुशी का परिणाम था। आसफ खां, अब यहाँ पे कहानी कैसे बदलेगी? 1611 से 1622 तक सब नूरजहां के हिसाब से चल रहा था, क्योंकि भाई था वो भी अच्छा था। दूसरी चीज़, इनकी जो माता थी असमत बेगम और पिता थे गयास बेग, मिर्ज़ा गयास बेग, ये दोनों बहुत ही कूटनीतिक, बहुत ही बुद्धिमान थे और अपने पुत्री को सलाह देते रहते थे। जब तक ये दोनों थे तब तक कोई दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन 1621 में इनकी माता का इंतकाल हो गया, असमत बेगम का। और 1622 में मिर्ज़ा गयास बेग का इनका भी इंतकाल हो गया। अब जब दोनों नहीं रह गए तब एक भाई बचा आसफ खां। अब क्या अपने बहन का सहयोग करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि आसफ खां ने अपने पुत्री का विवाह किससे कर दिया था? खुर्रम से। तो ये चाहेगा कि इसका दामाद बने? ये क्यों चाहेगा कि इसकी बहन का दामाद बने? ये नहीं चाहेगा। तो इसने सहयोग दिया खुर्रम का, और नूरजहां हो गई अकेली। और जब नूरजहां अकेली हो गई और इतने में अब जहांगीर के पास में कुछ था ही नहीं, खुर्रम को इन्होंने हटाने का रणनीति बनाया। यहीं पे गलती कर गई। अगर इनको राज करना था और इन्हें पता था कि ताकतवर कौन है, तो ना सही उस तरह का डिक्टेटर बन के बेशक ना रह पाती, लेकिन अगर दांव चलती अंदर तो शायद सफल भी होती। कंधार जो हिंदू को उसके पास में आज के अफ़गानिस्तान में है, वो कंधार अकबर ने जीता था। काबुल, कंधार अकबर ने जीता था।
और इधर जैसे ही नूरजहां गुट का बाद ईरान, यहाँ पे ईरान का शासक था शाह अब्बास का, शाह अब्बास ईरान के शासक थे। इनको जानकारी हुआ कि इस समय हिंदुस्तान में आंतरिक कलह चल रहा है। शाह अब्बास ने कंधार पे कब्जा कर लिया आक्रमण करके, और नूरजहां को लगा कि ये बेहतर मौका है खुर्रम को मरवाने का। इन्होंने जहांगीर से कहा 1622 में, यही गलती हुई। अब इनके पिता या माता होती तो सलाह देती कि ऐसा नहीं करना चाहिए। जब तक वो सलाह देती रही 11 साल तक इन्होंने खूब राज किया, और सबको सिक्के पे, झरोखा दर्शन पे, चित्र पे, जहाँ जहाँ जहांगीर के छत्र पे, और बादशाह, सबसे बड़ी बात तो ये, अपना तो राज कर ही रही थी, अपने पिता के लिए इन्होंने शाही छत्र दे दिया, और शाही छत्र केवल बादशाह के लिए होता था और या राजकुमार के लिए, जो होने वाले बादशाह होते थे उनके लिए केवल होता था। लेकिन इसने अपने पिता को भी दिया, भाई को भी दिया, माँ को भी दिया, सब ऐसी तैसी कर दिया। लेकिन ये रजिया नहीं थी, स्वयं सुल्तान नहीं बनी। कंधार हाथ से जा चुका था, जिसे अकबर ने जीता था। इतने बड़े साम्राज्य का मालिक केवल यहाँ पे मेवाड़ है जो अकबर ने नहीं जीता था, बाकी पूरा अकबर ने जीत लिया था। और ये जब चला गया तब नूरजहां ने जहांगीर से कहा कि बादशाह आलम, खुर्रम को इस विद्रोह को दबाने के लिए भेजा जाए। लेकिन ये बेवकूफ़ समझ नहीं पाई। 11 साल तक जो युवराज इनके साथ था उसकी फितरत ये नहीं समझ पाई कि क्या वो इसे मानेगा। वो तुरंत समझ गया कि मुझे वहाँ भेजने का मतलब है, इस समय दक्कन में यहाँ है, यहाँ से यहाँ भेजने का मतलब है कि हमारा जो स्थानीय पकड़ है वो यहाँ पे नहीं होगा और हम रास्ते में मार दिए जाएंगे। खुर्रम ने कहा मैं नहीं जाऊँगा, मैं नहीं जाऊँगा, मैं नहीं जाऊँगा। जैसे ही बोला, नूरजहां को मिल गया मौका। इनको लगा कि अब मैं जहांगीर से कह के शहरयार को उत्तराधिकारी बनवा दूंगी। इन्होंने कहा कि देखिए बादशाह, आपके जितने भी हुक्म हैं अब खुर्रम काट रहा है, वो विद्रोही बन गया है। अब जहांगीर ने तो पहले ही कहा था मुझे कुछ नहीं चाहिए नूरजहां के सिवा। इन्होंने कहा तो ठीक है। खुर्रम को आदेश भिजवाया गया कि आप अपने सारे पदाधिकारियों को वापस भेज दो। और इसका सीधा मतलब था कि खुर्रम अब दक्षिण के सूबेदार नहीं रहेंगे, यानी सारे पद इनसे लिए जाने की घोषणा हो चुकी थी। लेकिन खुर्रम इतना आसानी से छोड़ देगा? उसने कहा मैं नहीं भेजूंगा, मैं नहीं भेजूंगा। अब हम भी देखते हैं तुम क्या कर लेते हो। और उधर सबसे ताकतवर व्यक्ति महावत खां, एक ऐसा सेनापति है जो जहांगीर को भी कब्जा कर लिया था, उनको कैद कर लिया था, बहुत ताकतवर था ये। और आसफ खां, ये सब खुर्रम के पक्ष में थे। नूरजहां महावत खां से जलती थी। तो इन पे अभी मैं आता हूं, फिर खुर्रम की स्थिति को समझिए। खुर्रम ने कहा मैं अपने अधिकारियों, पदों और किसी भी शाही शस्त्र अस्त्र को वापस नहीं करूंगा। अब जहांगीर को लगा ये तो बहुत गड़बड़ हो रहा है। जहांगीर महोदय शहरयार को उत्तराधिकारी तो नहीं बनाए, क्योंकि वो कुछ न कुछ थोड़ा बहुत तो समझ ही रहे थे। बेशक पत्नी के प्रेम में पगलाए थे, लेकिन इतना इनको भी पता था कि योग्य कौन है, शहरयार या खुर्रम। क्योंकि सबसे योग्य था खुसरो, तो उसे जहांगीर ही खत्म करवा दिए, समझ लो भाई। पहले इनके पंख काट दो, बाद में हाथ काटना तो आसान है। अब परवेज
परवेज, शहरयार और खुर्रम 3 पुत्र ऐसे थे जो उत्तराधिकारी के लिए कुछ भी कर सकते थे। ये तो कायर था, इस पे केवल इसकी सासू अम्मा का हाथ था, नूरजहां का। लेकिन इसको लगता था कि नूरजहां है, हम बादशाह बनेंगे ही। लेकिन ये भूल गया कि एक दिन सबका आता है तो वो दिन ढल भी जाता है, और नूरजहां के दिन अब ढल चुके थे। परवेज के तरफ महावत खां का हाथ था, क्योंकि महावत खां ऐसे थे कि परवेज के अभिभावक की तरह इनके बचपन से लेकर के इनको जवान करने तक इन्हीं के साथ थे। लेकिन परवेज क्या होगा कि 1626 में ये मर जाएंगे अपने आप पे। इतना दारू पीते थे ये कि इनका लिवरे खराब हो गया, मर गए। शहरयार बचे और खुर्रम। नूरजहां शहरयार का साथ लेती, लेकिन जहांगीर समझ गए थे कि जब ये खत्म हो गए और ये भी मर चुके अब, तो बचा कौन? तो बचे खुसरो और शहरयार। शहरयार कायर था, ये केवल और केवल अपने बीवी के पल्लू के आगे कभी नहीं गुजरा। खैर ये तो जहांगीर के लिए भी लागू होता है, लेकिन जहांगीर के अंदर कुछ बुद्धि था, ये ना अस्त्र शस्त्र कुछ नहीं जानते थे। जहांगीर शांत रहे। बाद में खुर्रम ने जहांगीर से मांग लिया माफ़ी। वही स्थिति दोहरा गई। कहा गया है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। ऐसे ही प्राचीन भारत के इतिहास में हर्यक वंश में बिंबिसार को अजातशत्रु मार देते हैं अपने पिता को, तो उनका पुत्र उन्हें मार देता है। जहांगीर ने अपने पिता से माफ़ी मांगी, वो माफ़ कर दिए। खुर्रम ने अपने पिता से माफ़ी मांगी, वो माफ़ कर दिए। और खुर्रम उत्तराधिकारी बनते किस तरह से हैं? शहरयार भी मर जाते हैं। अब इनका रास्ता साफ, कोई बचा ही नहीं प्रतिद्वंदी। ये बनते हैं आगे चल के बादशाह। यानी खुर्रम की स्थिति यहाँ तक थी कि जब विद्रोह किए और 26 से 22 से लेकर के 26 तक नूरजहां ने किसी तरह से अपनी स्थिति को बिताया। शाह अब्बास कंधार जीत चुके थे, यानी कि कंधार अब इनके हाथ से निकल चुका था। कंधार आया अकबर के समय में था और जहांगीर के समय में समाप्त हुआ। अब महावत खां का विद्रोह। महावत खां ने 1626 में विद्रोह कर दिया। महावत खां चाहते थे कि मैंने परवेज को बड़ा किया है। देखो, बड़े घरों में बच्चे पैदा तो हो किए जाते हैं, लेकिन बड़ा उनको कोई और ही करता है। महावत खां चाहते थे कि शहजादा परवेज जो है ये बादशाह बने। इन्होंने जब विद्रोह कर दिया तो विद्रोह ऐसे हल्के फुल्के में नहीं किया। नूरजहां को बंदी बना लिया, उनको जहांगीर को बंदी बना लिया। और जब बंदी बना लिया तब नूरजहां को याद आया कि अरे अब पति की याद इनको अच्छे से आई, उनकी आवश्यकता महसूस हुई। तब ये अपने पति से मिलने के लिए, अपने पति के साथ रहने के लिए अनुमति मांगने लगी। महावत खां ने कहा, मैं अनुमति तो दूंगा, लेकिन शर्त यह है कि तुम अपना सब कुछ त्यागोगी। नूरजहां ने कहा ठीक है। लेकिन नूरजहां, ये फिर महावत खां भूल गए कि नूरजहां एक कूटनीतिक महिला है, इतना आसान नहीं होगा उसे हार मानना। उसने उस समय तो सब छोड़ करके जहांगीर के पास चली गई और पूरे जो बादशाही था, पूरे बादशाही सेना पे महावत खां का कब्जा हो गया। और अब लगने लगा था कि जहांगीर और कोई भी नहीं बादशाह बनेगा, परवेज बादशाह बन जाएंगे। एक स्थिति ऐसी आई कि नूरजहां ने बादशाह जहांगीर से कहा कि आप अब बूढ़े हो गए हैं, आप अपने सेना का निरीक्षण का अनुमति मांगिए कि एक बार हम सेना का निरीक्षण करना स्वयं चाहते हैं। और जनता के नज़र में तो आज भी बादशाह जहांगीर ही थे। ये बात जहांगीर ने मान ली और कहा ठीक है,
और नूरजहां ने कहा कि आप ये भी फरमान जारी कीजिए कि मैं अपने सेना का निरीक्षण करना चाहता हूँ। महावत खां जो सिख सैनिक और राजपूत सैनिक इनके साथ हैं उन्हें अलग कर लें, अपने सेना को हमारे शाही सेना से अलग कर लें। महावत खां को लगा कि शाही आदेश है और जनता के सामने फरमान है, चलो कर लेते हैं। निरीक्षण करके कहाँ जाएंगे। और जैसे ही 3000 से 4000 की सेना महावत खां की कुल थी, जहाँ लाखों की सेना हो वहाँ 3-4 हज़ार सेना किस काम की। इतना लेकर के महावत खां अलग हो गए और नूरजहां ने जहांगीर के माध्यम से पूरी सेना पे पकड़ बना लिया और बोल दिया, महावत खां से कह दिया कि अब आप देश से चले जाइए। और इधर ये बातें इधर हुई, उधर परवेज का 1626 में मृत्यु हो गया। अब इधर कुछ रास्ता रहा नहीं, लेकिन तब महावत खां को पता चल गया कि मैं एकदम बेवकूफ़ बना दिया गया हूँ। महावत खां ने क्या किया, जा करके खुर्रम से मिल गया। इस समय भी खुर्रम माफ़ी नहीं मांगे हैं, खुर्रम माफ़ी मांगेंगे 27 में। अब खुर्रम से मिल गए। खुर्रम से मिलने के बाद ये ताकतवर हो गए। बाद में जहांगीर ने महावत खां को भी माफ़ कर दिया और खुर्रम को भी माफ़ कर दिया। अब है बंगाल का विद्रोह 1612। बंगाल के विद्रोह में एक अफगान था, उसका नाम था उस्मान खां। उस्मान खां अफगान राज स्थापित करने की चेष्टा करता रहा। कई बार वहाँ पे एक शाही फरमान जा करके उसका उल्लंघन करता रहा और कई सेनाओं को पराजित कर दिया। बाद में इस्माइल खां को भेजा गया और इस्माइल खां ने इस विद्रोह को दबा दिया। इस्माइल खां ने उस्मान खां को मार दिया और स्थिति वहाँ पे समाप्त हुई। बंगाल का विद्रोह भी समाप्त हुआ। अब सबसे महत्वपूर्ण और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है मेवाड़ का विजय, जिसे अकबर भी नहीं कर पाए थे। ये सब खुर्रम के बदौलत जहांगीर को उपलब्धि मिल रही है। खुर्रम जहांगीर का जो पुत्र है। यहाँ पे मेवाड़ था और अकबर ने इतना बड़ा साम्राज्य जीता था। लेकिन इस मेवाड़ को नहीं जीत पाए थे। अकबर के समय में राणा प्रताप राजा थे, महाराणा प्रताप, सम्मान से लिखें भाई, राजा महाराणा प्रताप ये शासक थे। इन्होंने अकबर से कई युद्ध किया, लेकिन अकबर कभी मेवाड़ जीत नहीं पाए। इनकी मृत्यु 1597 में हो गई राणा प्रताप की। ये वही व्यक्ति हैं, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ और भागे। इनके इतिहास को कई बार बहुत अच्छे से नहीं लिखा गया है। कहा जाता है जब इतिहास कोई बाहरी लिखेगा, तुम्हारा व्यक्तित्व कोई बाहरी लिखेगा, तो सारे गुण तुम्हारे नहीं बताएगा। ये वही राणा प्रताप हैं जिन्होंने कहा था कि मैं घास की रोटी तो खा लूँगा, लेकिन इन मुगलों के आगे नहीं झुकूंगा। और ये घास की रोटी खाए भी थे। घास की रोटी खाए और कई यातनाओं को इन्होंने सहा, लेकिन अपने महत्वाकांक्षा को न तो इन्होंने कभी इस तरह का हावी हुआ कि दूसरे का नुकसान हो, और न इन्होंने घुटने टेके। 1597 में इनकी मृत्यु के बाद में इनका पुत्र अमर सिंह शासक बना। यह भी बहुत महत्वाकांक्षी था। 1597 से लेकर के 1605 तक कई ऐसे अभियान आए जिसको अमर सिंह पराजित करते रहे, अपने पिता के सम्मान की रक्षा करते रहे। लेकिन जब 1605 में जहांगीर बनते हैं शासक, उसके बाद लगातार इन्होंने भी 2-3 अभियान भेजे और यहाँ पे समापन रहा। एक अंतिम अभियान का नेतृत्व
जहांगीर ने स्वयं किया। लेकिन जो सैनिक नेतृत्व था, इन्होंने अपने पुत्र खुर्रम को और अपने एक सेनापति मिर्ज़ा अजीज कोका को भेजा। लेकिन जो कि मिर्ज़ा अजीज कोका जो खुसरो थे, उनके ससुर थे, इसलिए इनकी खुर्रम से बैठती नहीं थी। खुर्रम एवं मिर्ज़ा अजीज कोका, इनको नेतृत्व दिया। खुर्रम ने कहा अपने पिता से, मैं नहीं जाऊंगा यदि मिर्ज़ा अजीज कोका मेरे साथ जाएंगे, हम इन्हें पसंद नहीं करते। जहांगीर ने कहा, अरे बेटा मान लो। नूरजहां ने कहा, क्या? अच्छा, नूरजहां तो अभी थी ही नहीं। मिर्ज़ा अजीज कोका को वापस बुला लिया गया 1605 में, और 1605 से 1615 तक, ये 10 सालों तक युद्ध चलता रहा। उसके बाद 1613 में ये नेतृत्व इन्हें मिलता है, और नूरजहां ने इनको समझाया, चिंता ना करो, हम तो हैं ना तुम्हारे साथ, जाओ युद्ध करके आओ। और 13 में पहुंचते हैं महोदय। पहुंचने के बाद में सबसे बड़ी विशेषता थी खुर्रम की कि ये जहां भी जाते थे, सैनिक अभियान करते थे, उसकी रसद आपूर्ति यानी खाने की व्यवस्था काट देते थे। भाई कितने दिन अंदर पानी पी लोगे? कभी तो आएगा, वो पानी मोड़ दिए। उसके बाद जो खाद्य पदार्थ था, उसके मार्केट को कब्जा कर लिए। अंत में काफ़ी समय तक जद्दोजहद के बाद में अमर सिंह ने सोचा कि अब हमारी जनता भूखों मर जाएगी। तब अमर सिंह ने क्या किया? देखिए, राणा प्रताप सिंह अकबर के समकालीन थे। 1597 में इनकी मृत्यु के बाद अमर सिंह गद्दी पर बैठते हैं, और खुर्रम तथा मिर्ज़ा अजीज कोका को नेतृत्व मिलता है। मिर्ज़ा अजीज कोका वापस बुला लिए जाते हैं, पूरा नेतृत्व खुर्रम के पास होता है। अमर सिंह ने 1615 में अपने मामा शुभकर्ण को और अपने एक विश्वास पात्र हरदास झाला को भेजते हैं कि जाइए और संधि की बात कीजिए। और अमर सिंह के साथ संधि होती है। अमर सिंह संधि, एक तरफ अमर सिंह और दूसरे तरफ जहांगीर होते हैं, संधि होती है। लेकिन जहांगीर समझ जाते हैं कि इतना आसान तो नहीं था, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें थीं। अमर सिंह ने कहा कि मैं संधि तो करूंगा, आपके शर्तों के अनुसार करूंगा, लेकिन मैं दरबार में नहीं आऊंगा आपके, और मैं अपनी पुत्री आपको नहीं दूंगा। हमारा पुत्र एक सेना को लेकर के, यानी राजकुमार कर्ण, एक सेना की टुकड़ी के साथ मुगल सेवा में रहेगा। जहांगीर ने कहा ठीक है। जहांगीर ने ना तो बाध्य किया कि आप अमर सिंह को दरबार में आने के लिए कभी बाध्य भी नहीं किया, और अमर सिंह के यानी मेवाड़ की पुत्री कभी नहीं मांगी, और ना मेवाड़ ने अपनी पुत्री मुगलों को दिया। एकमात्र ऐसा राजशाही वंश जिन्होंने अपनी पुत्री नहीं दिया और ना कभी झुके। हाँ, कुछ सम्मान के साथ अपनी जनता के लिए झुकना पड़ा इन्हें कि जनता मेरी भूखों ना मर जाए। और कर्ण को भेजा, अमर सिंह तब भी नहीं गए इनके दरबार में, और आजीवन नहीं गए। लेकिन कुछ शर्तें इन पे थोपी गई कि आप शासन तो करेंगे, लेकिन किला में कोई भी बदलाव नहीं करेंगे, ना तो मरम्मत करवाएंगे और ना उसको बनवाएंगे। और इन तभी तमाम शर्तों के साथ में इसे संधि कर ली गई, और मेवाड़ का विजय मुगल में किया गया। और इस विजय से जहांगीर इतना खुश हुआ कि खुर्रम को 15,000 का मनसब दिया गया और शाह खुर्रम की उपाधि दी गई। 15,000 का मनसब और शाह खुर्रम की उपाधि दी गई। और जब यह उपाधि इन्हें मिल गया और मनसब में कद बढ़ गया, तो खुर्रम का दरबार में कद ऊंचा होना प्रारंभ हो गया, और कोई भी अभियान
खुर्रम जीतते थे, यानी अब मेवाड़ भी मुगल का पार्ट हो गया। लेकिन अभी आगे कंधार निकल जाएगा। तो दोस्तों, आज मैं अपने क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।